बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो वालिदैन के लिए एक सबक भी है। हम कभी कभी ये समझते हैं कि शायद हमने जो अपने बच्चों पे फ़ैसले इम्पोज़ किए हैं वो उनके लिए सही है, दुरुस्त है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो फ़ैसले उनकी ज़िंदगी को किस कदर खौफनाक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं, और कभी कभी वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं। अपने बच्चों की शादियाँ करके उनकी खैर खबर ना लेने वाले वालिदैन के लिए भी एक बड़ी सबक आमोज़ कहानी है। ये 90 की दहाई की आखिर से लेकर 2000 की दहाई के आखिर तक बरतानिया में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसने न सिर्फ ये कि बरतानिया बल्कि हिंदुस्तान की एक बड़ी रियासत पंजाब को भी हिला कर रख दिया था। इस दहाई के दौरान एक ऐसे कत्ल की साजिश हुई जो इस कदर चौंका देने वाली थी कि कातिलों की ज़हनियत के बारे में आप जानेंगे तो आपके होश हो जाएंगे। 1987 का ये वाक़या है जब सुरजीत कौर सिर्फ 16 साल की थी, और उसी साल उसके वालिद जो है मुहंदर ने और उसकी माँ ने उसकी शादी करने के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही अरसे के बाद उन्हें एक लड़का सुखदीव जो है 26 साल नौजवान मिलता है। उससे सुरजीत तो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसे मजबूरन उसे शादी करना पड़ती है। वो सुरजीत से 10 साल बड़ा था और सुरजीत हमेशा से ही एक बड़ी दलेर, एक खुश मिजाज लड़की थी, और उसके घर वालों को ये यकीन था कि अपनी ज़िंदगी में उसे खुशियाँ मिलती रहेंगी। लेकिन शादी के बाद दर हकीकत उस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से देहातों में ज़्यादातर जो ख़ानदान थे वो कदामत पसंद थे। लड़कियों को छोटी उम्र से ही बड़ी कड़ी निगरानी में रखा जाता था, उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके अलावा जो लड़कियों की शादियाँ थी वो बहुत ही कम उम्री में हो जाती थी, 20 से पहले ही कर दी जाती थी। अब सुरजीत के वालिदैन जो हैं वो बरतानिया में रहते थे। उनका ताल्लुक अलबत्ता रियासत पंजाब के एक गाँव से था, इसलिए उन्होंने सुरजीत की शादी पहले ही तय कर ली। अब सुरजीत जो है अपने शादी के बाद दूसरे ख़ानदान से जा मिली, और शादी के बाद ही उसको मालूम होता है कि उसके ससुराल में उसकी एक बेवा सास है, और बेवा सास जो है उनके मशवरे के बगैर घर में कोई पत्ता तक नहीं हिलता। इस घर में सिर्फ 5 अफराद थे। घर की सरबराह वो खातून थी, उनका फिर एक बड़ा बेटा था, फिर उसके बाद एक छोटा बेटा था, और फिर उनकी एक बेटी थी। अब ये ख़ानदान जो है ये वेस्ट लंदन के शहर में रहता था, लेकिन शादी के बाद सुरजीत की ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम में बदल जाती है, क्योंकि उसे अपने ससुराल के कपड़े साफ़ करने पड़ते हैं, उनके गंदे बर्तन धोने पड़ते हैं, झाड़ू लगाना पड़ता है। और इस सब के बावजूद अगर सुरजीत किसी भी घरेलू काम करते हुए कोई छोटी सी भी गलती करती तो उसकी सास उससे बहुत नाराज़ होती। उसके अलावा जब भी सुरजीत अपने ससुराल के सामने थोड़ा सा भी कुछ कहती तो उसका शौहर उसे बुरी तरह से मारता था। इस तरह ये गरीब सुरजीत जो है कमरे में अकेली बैठ कर रोती रहती। कई बार अपने ज़ख्म अपने घर वालों को भी उसने दिखाए तो उसको आगे से कहते कि सब्र करो, सब्र से काम लो, आगे का वक्त तुम्हारा ही होगा। एक दिन अपने ससुराल वालों का तुम दिल जीत ही लोगी। ये ज़्यादातर हमारे ससुराल में इसी तरह से लड़कियों को गाइड किया जाता है कि एक दिन तुम्हारा ही होगा। हाँ, होता है ऐसा, बहुत अरसे मेहनत करने के बाद आपको फल भी मिलता है, लेकिन कई लोगों को सारी ज़िंदगी फल नहीं मिलता है, जैसा सुरजीत को ना मिला। वो उसे कहते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, हमेशा तुम खुश रहोगी, लेकिन हमेशा खुश रहने वाली सुरजीत ने अपनी ज़िंदगी में इतने दुख कभी भी नहीं देखे थे जितना उसने सिर्फ चंद महीनों में देख लिए। दरअसल सुरजीत 17 जुलाई 1971 को इंग्लैंड के शहर में पैदा हुई, और सुरजीत FS हिल नामी एक मुज़ाफ़ाती इलाके में पली बढ़ी थी। उसके 3 बहनें और 2 भाई थे। ये सब शुरू से ही इंग्लैंड में रह रहे थे। उसकी जो दीगर बहन भाइयों की परवरिश थी बहुत रवायती तरीके से हुई थी। 1989 में सुरजीत का जो शौहर था, उसका बड़ा भाई जो था, उसने भी एक लड़की जिसका नाम सुजीत था उसे शादी कर ली। वो भी एक जवान लड़की थी, फर्माबरदार थी, बहुत ही मासूम थी। शादी के चंद दिन बाद ही कौर ख़ानदान की सरबराह जो थी इनकी सास, उन्होंने दोनों बहुओं के साथ वही सलूक शुरू कर दिया। साफ़ सुथरा खाना पकाना, उनके ख़ानदान के हुक्म की तामील करना, ये सब कुछ जो है उनके साथ होता था और उनको उस पर अमल करना पड़ता था। उनके साथ एक अच्छी बहू वाला सलूक नहीं किया जाता था, बल्कि उनसे नौकरों जैसा सलूक किया जाता था। अब ये जो दूसरी बहू आई उसने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि जब हम दोनों चंद माह के अंदर हम प्रेग्नेंट हो गए तो हमारे साथ तब भी ऐसा ही बुरा सलूक किया जाता था। हम दोनों ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद भी इनके रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अपने पोतों के ज़रा से रोने पर भी उन्हें बुरी तरह से डांटती थी, जो इनकी सास थी। वो कहती है कि बाहर से तो लोगों को ये ख़ानदान बड़ा ही मजहबी दिखाई देता था, बड़ा ही खुश मिजाज दिखाई देता था, ज़ाहिर नहीं होने देते थे कि उनके घर के अंदर क्या होता है। अलबत्ता घर की 4 दीवारी के अंदर
जो मासूम सुरजीत थी वो अपने शौहर और सास की डांट को बर्दाश्त करती थी, लेकिन कई बार मारपीट के बाद भी सुरजीत अपने शौहर और सास का सामना कर लेती थी। इसी वजह से सुरजीत को सबसे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, क्योंकि वो कभी कभी गुलामी के खिलाफ आवाज़ जो उठा देती थी। आखिर उसने ये फैसला किया कि मैं घर छोड़ दूंगी, नौकरी तलाश करूंगी। वो आज़ादी हासिल करना चाहती थी। उसने कई जगहों पर नौकरियों के लिए कोशिश की और बिलाखिर उसे लंदन में एयरपोर्ट पर कस्टम एजेंट की एक नौकरी मिल जाती है। वो एक खूबसूरत और अच्छी शख्सियत की मालिक होती है, बहुत से नए दोस्त बनाती है और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगती है। नए दोस्तों से मुतासर होकर कुछ मगरबी कपड़े भी खरीदती है, मेकअप भी खरीदती है, और ये चीज़ जो है उसके शौहर को भी पसंद नहीं आती और उसके सास जो है उनको भी पसंद नहीं आती। वो ये कहते हैं कि काबू से बाहर होती जा रही है। उसके बाद मुसलसल झगड़ों से तंग आकर आखिरकार जब ये सुरजीत, जो कि अब 23 साल की हो गई थी और उसकी 3 साल की बेटी भी थी, उसको लेकर वो घर से भाग जाती है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद उसका शौहर जो है वो उसको ढूंढ लेता है, उसे मारता है, उसे वापस ले आता है कि अगर वो घर वापस ना आई तो वो उसकी जान नहीं छोड़ेगा। आखिर सुरजीत जो है वापस आने पर राज़ी होती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि मैं अब एक ही घर में नहीं रहना चाहती। हैरत की बात है कि उसका शौहर जो इसकी ये शर्त मान लेता है और जल्द ही एक अलग घर में वो चले जाते हैं। फिर जो इसका शौहर है सुखदीप, वो अपनी माँ से बात करता है और उनके साथ वाला एक मकान खरीदता है और वो घर जो है उनके बिल्कुल घर के साथ ही होता है। ताहम जब से सुरजीत ने अपने काम के लिए बाहर जाना शुरू किया था, उसके शौहर को उस पर शक होना शुरू हो गया था कि शायद उसका किसी और शख्स से कोई अफेयर चल रहा है। और इसी दौरान में वो दोबारा से प्रेग्नेंट होती है। उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है, जिसको इसका शौहर जो है कबूल करने से इनकार कर देता है। वो इसे सवाल करने लगता है कि बताओ इसका असल बाप कौन है। ये चीज़ सुरजीत के लिए बहुत ही तकलीफ दे होती है और उसके दिल से उसका शौहर बिल्कुल ही उतर जाता है। पूरा ख़ानदान उसको शक की निगाह से देख रहा होता है। उसको सब गलत साबित करने पर ठहरे होते हैं, तुले होते हैं। अब वो जो पहले वैसी नहीं थी वो अब वैसी हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर सब मुझ पर शक करते हैं तो सही है, अब मैं ऐसे ही सही। वो अपने ससुरालियों की सख्ती और तशद्दुद को बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उसका दम घुटने लगता है। सुरजीत को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं थी जो उससे प्यार ना करते हो। वो एयरपोर्ट पर काम करती थी, उसके साथ बहुत से दोस्त थे, वो उनके साथ वक्त गुजारना चाहती थी। और इसी दौरान में एक आदमी जो उसकी बहुत कदर करता था, उससे उसको प्यार हो गया। अब सुखदीप जो है उसका शौहर उस पर शक करता था। जब से उसने काम करना शुरू किया था, शुभ काम के लिए वो घर से निकलती थी तो उसके पीछे जाता था। उसके बाद वो उसके दोस्त कौन है ये सब पता करता था और आखिरकार उसको मालूम हो ही गया कि वो किसी और को पसंद करती है। जब सुरजीत के ससुराल वालों को लगा कि वो उनके ख़ानदान की साख को दागदार कर रही है तो उन्होंने एक बड़ा ही खौफनाक फ़ैसला किया। आखिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो सुरजीत को ख़त्म कर डालेंगे। सुखदीप ने अपनी बीवी सुरजीत से जब इस बारे में बात की कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है तो इस वक्त सुरजीत ने फिर इनकार ना किया। उसे कहा, जब मैं पहले कुछ नहीं कर रही थी तो तुमने मुझ पर शक किया, लेकिन अब तुम सच कह रहे हो। और फिर आखिर उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया। उसने ये फ़ैसला किया कि वो उससे तलाक ले लेगी। लेकिन अब उसका शौहर जो है कुछ और सोच चुका था और वो उसके इस फैसले को कबूल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इसकी मर्दानगी के ख़िलाफ़ था, उसकी बेइज्जती थी। सुरजीत को पहले ही मालूम था कि उसका शौहर जो है उसकी माँ से मुतासर होकर तलाक पर राज़ी नहीं होगा। ऐसे ही दिन गुजरेंगे और फिर एक दिन उनके मरकज़ी घर के लाउंज में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में घर के सारे लोग होते हैं। उसका शौहर होता है, उसका दूसरा भाई होता है, सुजीत होती है, उसकी देवरानी होती है, उसकी सास होती है। और चाय पीते हुए उनकी सास कहती है कि सुरजीत हमारे काबू में नहीं रही, हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब कर रही है, हमारा एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन है, हमें इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। मैं हिंदुस्तान में किसी ऐसे शख्स से बात करूंगी जो सुरजीत को मार डालेगा। सुखदीप अपनी बीवी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन ये सारी बातें सुन के उसकी देवरानी जो है बहुत खौफजदा हो गई थी। वो सुरजीत को इसके बारे में बताना चाहती थी और अपने शौहर और सास के खौफ से वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगले ही दिन सुरजीत को उस वक्त बड़ी हैरत होती है जब उसने अपनी सास को सुरजीत से कहते हुए सुना कि हिंदुस्तान में हमारे रिश्तेदारों के घर 2 शादियाँ हैं, मैं उन दोनों में शिरकत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो हम एक माँ और बेटी के तौर पर ख़ानदान में कभी कहीं इकट्ठे नहीं हुए। इसके अलावा वो इसे कहती है कि जब हम लंदन से वापस आएंगे तो तुम्हें सुखदीप जो है वो तलाक दे देगा, तुम उसे तलाक ले सकती हो। वो ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि आखिरकार वो तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल होगी, एक आज़ाद ज़िंदगी। लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि लंदन से इंडिया का वापसी का सफ़र उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं है। अब भारत के सफ़र की तैयारियां शुरू होती है, हवाई जहाज़ का टिकट खरीदा जाता है,
लंदन से रवानगी का टिकट जो है वो ले लिया जाता है। कुछ दिन के बाद उन्हें भारत जाना था। भारत जाने की तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं और उन्हें भारत की रियासत पंजाब में होने वाली शादी में शिरकत करनी थी और फिर उनकी वापसी थी। अब टिकट जो है वो 18 दिसंबर का था। ताहम 3 दिसंबर की तारीख जब करीब आती है तो सुजीत यानी कि उसकी देवरानी जो है वो बहुत परेशान हो जाती है। उसने इस बारे में किसी से भी बात नहीं की थी, लेकिन उसने अपने शौहर से कहा था कि वो अपनी माँ को ये सब करने से रोक दे, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने इस फैमिली का प्लान, इसका इंकशाफ किया तो उसका शौहर उसको और उसके बेटों को मार डालेगा। लेकिन यहाँ सुजीत को सजीत की ज़िंदगी की भी फिक्र थी और इसलिए उसने सुजीत को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की। वो अपने घर से निकलती है। बचन कौर और सुजीत की फ़्लाइट से चंद घंटे पहले ही वो एक फ़ोन बूथ पे पहुंचती है। फ़ोन बूथ पे पहुंचकर वो क्राइम स्टॉपर्स को कॉल करती है और उन्हें उस मीटिंग के बारे में बताती है जो उनके घर में हुई थी। पहली बार जहां पर बचन कौर ने सुरजीत को मारने की कोशिश की थी या प्लानिंग की थी, उस बारे में उनको बताती है। सुरजीत की फ़्लाइट का टिकट भी देती है और उसी दिन सुरजीत ने अपने मुकामी पुलिस स्टेशन को एक ख़त भी लिखा था, जिसमें उसने घर में होने वाली इस मीटिंग की जो तमाम तफसील थी वो भी बताई। ख़ानदान के तमाम अफराद की फहरिस्त भी थी जो वहाँ पर मौजूद थे। उसने फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त भी की, लेकिन ख़त में अपना नाम जो है वो शामिल नहीं किया। वो 3 दिसंबर को अपने ससुराल के सामने खुद को बेनकाब करने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। अब क्या होता है कि सुजीत जो है वो सुरजीत को बचाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करती है, मगर क्राइम स्टॉपर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, ना ही पुलिस उसके ख़त का कोई जवाब देती है। असल में पुलिस की तरफ से कोई तफ्तीश ही नहीं की गई। मुमकिन है कि पुलिस को सुजीत का लिखा हुआ ख़त ही मौसूल ना हुआ हो, या उन्होंने इसे कोई मजाक समझा हो, कोई धोखा समझा हो और इसे मुस्तरद कर दिया हो। खैर, तारीख करीब आती है। बचन कौर यानी कि सास सुजीत को लेकर हिंदुस्तान जो है रवाना होती है और उसके बाद अकेली लौटती है। सुजीत जब देखती है कि सुरजीत साथ नहीं है, वो परेशान होती है एक बार फिर और अपनी सास से पूछती है सुरजीत के बारे में। तो वो इसको कहती है कि सुरजीत ने पंजाब में अपना वक्त जो है बहुत अच्छा गुजारा और उसने फैसला किया कि वो वहाँ पे मज़ीद कुछ दिन रहना चाहती है। लेकिन जब सुरजीत के वालिद को ये पता चलता है कि उनकी बेटी जो है अपनी सास के साथ हिंदुस्तान गई थी लेकिन वापस नहीं आई, तो फिर वो आता है और अपनी बेटी की सास से आकर सवाल करता है, उसकी गुमशुदगी के बारे में पूछता है। ताहम बचन कौर जो कि उसकी सास थी, वो सुरजीत के वालिद को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती है। कहती है कि सुरजीत को हिंदुस्तान में एक और आदमी मिला और वो उसके साथ किसी नामालूम मुकाम पर भाग गई है। इस मौके पर जो सुखदीप सिंह होता है वो कहता है कि अभी कुछ अर्सा पहले मैंने सुरजीत से फ़ोन पर बात की थी, लेकिन अब वो सिर्फ अपने आशिक के साथ रहना चाहती है और अब उसे अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। उसका शौहर भी उसके बारे में ऐसा ही बयान देता है। लेकिन सुरजीत के जो वालिदैन होते हैं और उसके बहन भाई होते हैं वो जानते हैं कि सुरजीत ऐसे नहीं कर सकती, वो ये मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास जाते हैं, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराते हैं। पुलिस जो है बाकायदा तौर पर अब उसकी तफ्तीश जो है वो शुरू करती है और उसके बाद फिर वो उसकी फैमिली को तलब करती है। बीच में वजारत ख़ारजा जो है बरतानिया की वो शामिल होती है। अब सुरजीत के ससुराल वाले जो है वो हर रोज़ इस खौफ में गुजार रहे होते हैं कि कहीं उनके वाक़े के बारे में किसी को पता न लग जाए। अलबत्ता सुरजीत का शौहर जो है वो उसकी 1 लाख की इंश्योरेंस जो है इसका दावा करता है, उसमें नाकाम रहता है और बिलाखिर अदालत में सुरजीत के ख़िलाफ़ तलाक़ के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें भी उसको पूछा जाता है और वो कहता है कि हाँ, उसने दरख्वास्त दायर की थी लेकिन वो उससे पहले ही भाग गई। अब उसके बाद पुलिस जो है पूरे ख़ानदान को जो है ऑब्जर्वेशन में रखती है और उसके बाद इंडिया भी जाती है एक टीम उनकी, वहाँ पे भी जाके पूछताछ भी की जाती है। थाने में इन्हें बुलाकर पूछताछ की जाती है। सुरजीत सिंह को भी बुलाया जाता है, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं हो पाता। पुलिस को शुबा था कि सुरजीत जो है वो भी इस फैमिली के साथ शामिल है, यानी उसकी देवरानी भी इस फैमिली के साथ शामिल है और जानबूझकर पुलिस को आधी कहानी बता रही है। सुरजीत बहुत परेशान होती है। सुरजीत का कहीं पता नहीं लगता, बहुत ढूंढा जाता है और उसकी देवरानी जो है वो अब एहसास जुर्म में मुब्तला हो चुकी होती है। पुलिस ने इत्तला देने पर $1000 की 1000 पाउंड के इनाम की पेशकश भी की। अब 1000 पाउंड की पेशकश किए जाने के बावजूद सुरजीत के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा होता। ऐसे में ये केस जो है अब बंद कर दिया जाता है। अब सुरजीत जो कि उसकी देवरानी है, चूँकि ये सब कुछ उसकी नज़रों के सामने से गुजरा और उसके दिल पर एक बहुत भारी बोझ था, वो 2004 में लापता हो जाती है और वो फिर उसके बाद ढूंढते हैं उसको, वो मिलती है लेकिन वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होती है, घबराहट का शिकार होती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में सर्जरी से वो सेहतियाब होती है और उसके बाद वो अपने माँ बाप के घर जाने पर इसरार करती है और अपने ससुराल जाने से इनकार कर देती है।
उनसे तमाम ताल्लुकात तोड़ लेती है, अपने बाप को हॉस्पिटल से फारिग होते ही सब कुछ बता देती है और उसका बाप उसकी ये कहानी सुनने के बाद उसको सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपना बयान देती है। अपने बयान में वो सारी कहानी सुनाती है और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कुछ अफसरान जो हैं वो इस केस को दोबारा से खोलते हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, मुश्तबा अफराद से दोबारा से इंटरव्यू किए जाते हैं, 10 दिन के लिए भारत भी जाते हैं और आखिरकार ये पेचीदा तफ्तीश जो अपने अंजाम को पहुँचती है और बच्चन कौर, सुखदेव और हरदेव यानी कि बच्चन कौर सास, उसके बेटे और दूसरे बड़े बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद ये अपना जुर्म जो है वो मान लेते हैं और बताते हैं किस तरह से उन्होंने ये सारी मनसूबाबंदी की और इसकी सास जो है वो पूरी कहानी सुनाती है। अब कहानी क्या थी वो आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये जो बच्चन कौर है ये बताती है कि सुरजीत को मैं जब अपने साथ पंजाब ले गई तो वहाँ पर धरन सिंह नामी जो आदमी था उसने उठाया, वो बेसिकली मेरा भाई था। वो कहती है कि पंजाब में शादियों में शिरकत के कुछ दिन के बाद सुरजीत ने शॉपिंग के लिए कहा तो मैंने उसे कहा कि तुम ये पैसे लो और मेरे भाई धरन सिंह के साथ चली जाओ। वो कहती है कि मेरा भाई धरन सिंह एक दोस्त को लेकर आया, उसने जीप निकाली, सुरजीत को वो अपने साथ ले गया और थोड़ी देर के बाद जब सुरजीत को प्यास लगी तो उसने उसे पानी दिया, पानी में उसने दवाई मिला दी, उसकी हालत गैर हुई, वो बेहोश हो गई। उसके बाद वो उसका गला दबाते हैं, उसे कत्ल करते हैं और फिर उसके तमाम जेवरात उतार कर उसकी लाश जो है दरिया रावी में फेंक दी जाती है, जो आज तक बरामद नहीं हो सकी। उसके बाद इस मुकदमे का ट्रायल चलता है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। बच्चन कौर और उसके दोनों बेटों को अदालत में पेश किया जाता है। बच्चन कौर उसके बेटे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसकी उम्र 70 साल थी और मुजरमाना तारीख में उम्र कैद की उसे सज़ा सुनाई गई जिस औरत को, वो मोहम्मद तरीन खातून थी इस केस में। ताहम 20 साल की खिदमत करने के बाद बच्चन कौर पैरोल के लिए अहल हो सकती थी। सुखदेव सिंह जो है 27 साल की खिदमत के बाद अहल हो सकता था। बच्चन कौर जो है उसने अपनी सज़ा और बेटी की सज़ा दोनों के खिलाफ अदालत में अपील की, लेकिन अपील खारिज हुई। अलबत्ता बढ़ती हुई उम्र और बीमारी की वजह से उसको 15 साल के बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ताहम अफसोस की बात यह है कि भारत में सुरजीत का जो असल कातिल है धरन सिंह और उसका साथी वो कभी ना पकड़ा गया। दूसरी तरफ सुरजीत ने यानी कि उसकी देवरानी ने अपने शौहर को तलाक दी, अपने 4 बच्चों के साथ दूसरी जगह चली गई। उसके अलावा सुरजीत ने एक किताब भी लिखी जहाँ सुरजीत की कहानी भी लिखी, गैरत के नाम पर कत्ल के बारे में लिखा, अपनी शर्मिंदगी के बारे में भी लिखा और ख़ास तौर पे इस बारे में लिखा कि किस तरह से बच्चियों को जब उनके वालिदैन जो है बिल्कुल गिव अप कर देते हैं शादी के बाद तो उनकी ज़िंदगियों में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। सुरजीत की कहानी से बहुत से आपको इख्तलाफात होंगे, बहुत सी चीज़ों को शायद आप दुरुस्त ना मानते हो, बहुत सी चीज़ों के बारे में आप इख्तलाफात रखते हो, लेकिन जब एक औरत की ज़िंदगी में कहीं भी सुख नहीं होता तो उसके भटकने के चांसेस भी बहुत होते हैं। अल्लाह ताला सबको सीधे रास्ते पर रखे, लेकिन उससे बढ़कर माँ बाप जब अपनी बेटियों को बिल्कुल ससुराल के आसरे पर छोड़ देते हैं, जब ख़ास तौर पर एक ऐसा ससुराल हो जो बहुत जालिम हो, तो फिर वहाँ उन बेटियों का यही अंजाम होता है जैसा कि सुरजीत का हुआ, जिसे दरियाए रावी ने निगल लिया और आज तक उसका नामो निशान न मिला।